बिहार एडुटेरिया के पार्ट 3 में अब हम लोग देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण यानी बिहार इकोनॉमिक सर्वे। इससे पहले हम लोगों ने बजट देख लिया है। अगर हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण करके एग्जाम में जाते हैं तो आने वाली जो बीपीएससी के एग्जाम है उसमें आप देखिएगा कि इसी पोर्शन से कम 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसमें लाइन बाय लाइन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 27 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्य का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को कुल 14 अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है। तो पहले तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि बजट से एक दिन पूर्व सामान्यतः सर्वेक्षण जारी किया जाता है। जहां बजट 28 फरवरी को आया था, आर्थिक सर्वेक्षण 27 फरवरी को ही आया। ये 17 नंबर का आर्थिक सर्वेक्षण है, ये भी हमें जानना चाहिए। और ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2022-2023 का है। जैसे बजट जो होता है वो एक साल का प्रोग्राम रखता है। हम लोगों ने बार बार बजट में देखा था बजट 2023-2024 फिनेंशियल ईयर, तो वो भविष्य के बातों को बताता है। वही सर्वेक्षण जो होता है वो पिछले वर्ष हम लोगों ने क्या किया है अर्थव्यवस्था में उसके बारे में बताता है। तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 है, तो जब भी हम लोग बोलेंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 बोलेंगे और इसमें जो रिपोर्ट होगा वो 21-22 का होगा। ये कंप्लीट 21-22 के डेटा को बताया जाएगा। इसी तरह से सर्वेक्षण आगे बढ़ता है। तो अब हम लोग देखते हैं सर्वेक्षण में 14 अध्यायों में बांटकर विजय कुमार चौधरी ने इसे पेश किया और यही 14 अध्याय बिहार अर्थव्यवस्था के 14 पिलर है। अगर आप इन 14 पिलर को समझ लेते हैं तो इंडियन इकोनॉमी, बिहार इकोनॉमी आपसे अछूता नहीं रहेगा। तो बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन, ये हमारा चैप्टर 1 बन गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 में बिहार का सकल राज घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा। तो स्थिर मूल्य पर 10.98% बढ़ा। ये एक क्वेश्चन हो गया जो एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले भी हम लोगों ने बात किया है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो 2022-23 है वो डेटा देगा आपको 2021-22 का। 21-22 का ये डेटा देगा। इस वर्ड को हम लोग को समझना है सकल राज घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी। जो हम लोग सेंट्रल लेवल पे पढ़ते हैं जीडीपी, स्टेट लेवल पे वही जीएसडीपी होता है। इसे आप गूगल करके देख लीजिएगा, क्योंकि अब उतना समय नहीं है कि हर चीज को डिस्कस किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी शब्दावलियों को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे दे रहा है कि जो बिहार का जीएसडीपी है वो स्थिर मूल्य पर 10.98% बढ़ा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले समय में पूछेगा। तो स्थिर मूल्य का मतलब क्या है? एक वर्ष निर्धारित है 2011-2012 के मूल्य पर। यहाँ पे जो डेटा होता है उसी से अन्य ईयर्स के डेटा को हम लोग तुलना करते हैं। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे स्टील का मूल्य है 100 रुपया। 2011-12 में भारत में स्टील का मूल्य है 100 रुपया और आज स्टील का मूल्य है 200 रुपया। तो हम लोग कहेंगे कि 2011-2012 के स्थिर मूल्य पर 100% की वृद्धि स्टील के मूल्य में हुई है। संक्षेप में यही आपको समझना है कि स्थिर मूल्य जब भी आएगा तो आप 2011-2012 के ईयर से हम लोग तुलना करेंगे। जो जीएसडीपी है वो लगभग 11% बढ़ गई है पिछले 10-12 वर्षों में। तो 10.98% एक डेटा है जो एग्जाम में आपसे पूछेगा। यहाँ पे दिया हुआ भी है कि देश के सभी राज्यों के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद सबसे ऊंची थी।
तो जो बिहार की अर्थव्यवस्था है वो भारत में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। एक नंबर पे आंध्र प्रदेश है जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर है भारत की, उसके बाद राजस्थान, और तीसरे नंबर पे है हमारा बिहार। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, बिहार की अर्थव्यवस्था भारत में कितने नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बिहार का जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वर्तमान मूल्यों पर इतना लगभग 675,000 करोड़ रुपए। ये हमें जानना है कि वर्तमान में जीएसडीपी 675,000 करोड़ रुपया है, और ये बढ़ा है 10.98% की वृद्धि दर्ज की गई है स्थिर मूल्य 2021-2022 पे। 2021-2022 में लगभग 428,000 करोड़ रुपया हमारा बजट था, और इस बार बजट कहते हैं जीएसडीपी था, और इस बार जीएसडीपी 675, तो 424 था और अब 675 है। ये लगभग 11% का वृद्धि दर्ज किया। ये डेटा हम लोग को समझना है। दूसरा समझना है इकोनॉमी में एनएसडीपी, निवल राज घरेलू उत्पाद, अर्थात शुद्ध, यहाँ पे पूछ रहा शुद्ध डेटा कितना, शुद्ध लाभ हमें कितना हुआ है हमारे बजट में, तो लाभ हुआ है लगभग 614,000 करोड़ रुपए। हालांकि ये आपसे पूछेगा नहीं, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम बिहार का कितना है, तो 54,383 रुपया, 54,383 रुपया। 2011-12 में लगभग 34,000 रुपया था, तो अब हो गया 20,000 रुपया बढ़ गया इधर 10-12 वर्षों में। तो 54,383 रुपया जो हमारा प्रति व्यक्ति आय है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, तो 54,383 रुपया प्रत्येक बिहारी इतना पैसा कमाता है, और शुद्ध रूप से उससे बचता कितना है, तो 49,470 रुपया प्रति व्यक्ति एनएसडीपी, 49,470 रुपया। तो ये तीन डेटा हम लोग को ध्यान रखना है। 54,383 रुपया पर कैपिटा इनकम में बिहार का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10.98% की वृद्धि दर्ज हुआ है जीएसडीपी में। तो अब बिहार की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। ये तीन वर्ष 21-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज घरेलू उत्पाद जो है, राष्ट्रीय औसत का 33.7% हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार के जो प्रति व्यक्ति निवल राज घरेलू उत्पाद है, वो राष्ट्रीय औसत का लगभग 34% है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला है कि जो तीन सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, अर्थात प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। इसे एग्रीकल्चर कहते हैं, इसे इंडस्ट्री कहते हैं, इसे सर्विस कहते हैं। तो बिहार में जो प्राथमिक क्षेत्र है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से संबंधित, उसका अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी है 21-22 में लगभग 21%। 21% एग्रीकल्चर और उससे संबंधित चीजें भागीदारी करती हैं बिहार की अर्थव्यवस्था में। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे में देखेंगे इंडस्ट्री से संबंधित, हमारे बिहार में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम लोगों ने देखा कि लगभग 18% इंडस्ट्री की हिस्सेदारी, और सबसे अधिक हिस्सेदारी है, लगभग 61% हिस्सेदारी है सर्विस सेक्टर के। सर्विस सेक्टर सबसे अधिक बिहार के अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी कर रहा है। ये तीनों डेटा हमें ध्यान रखना है। सबसे अधिक हिस्सेदारी है सर्विस सेक्टर का 61%, उसके बाद एग्रीकल्चर का 21% और 18% हिस्सेदारी है इंडस्ट्री का। ठीक है, इसमें जो वृद्धि दर हुई है 9.6% हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में 3.8 और तृतीय क्षेत्र में 13.3। ये पूरा डेटा हमें समझना चाहिए। अब अगला हमें जानना है कि 2020-21 में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला था पटना। ऑब्वियस है, ये राजधानी है, और सामान्यतः राजधानी प्रति व्यक्ति आय में सबसे अग्रणी जिला होता है। ठीक है,
सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है, जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। उसके बाद हमें हाँ, ये दो डेटा हम लोग देख लिए, एक नंबर पे पटना, दो नंबर पे शिवहर। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक पटना का नंबर 1 पे, और इंडस्ट्रियल एरिया है बेगूसराय, ये नंबर 2 पे है। ये हमें जानना है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर का है, सिर्फ हमें जानना है शिवहर, प्रति व्यक्ति के मामले में सबसे कम शिवहर। इसके बाद जितने भी डेटा है आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, जो एग्जाम में नहीं पूछेगा। जैसे कि पेट्रोल का सर्वाधिक खपत कहाँ होता है, तो जहां सबसे अधिक जनसंख्या है, पटना जिले में जनसंख्या लगभग 60 लाख के आसपास है, तो सबसे अधिक जनसंख्या है तो पेट्रोल की खपत सबसे ज्यादा होगी। ये लॉजिकल क्वेश्चन है। सबसे कम खपत बांका में है, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं, आप जानकारी के लिए ध्यान में रख सकते हैं, पूछा नहीं जाएगा। डीजल की सर्वाधिक खपत पटना, डीजल की सबसे कम खपत शिवहर। रसोई गैस का सबसे अधिक खपत, कंजम्पशन की बात जब भी आएगी तो पटना नंबर 1 पे हो जाएगा। फिर रसोई गैस का सबसे कम खपत अररिया। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक लघु बचत में पटना, सबसे कम लघु बचत अररिया। हम लोग को केवल ये दो डेटा जानना है कि प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक पटना की है, सबसे कम शिवहर की, बस ये दो डेटा जानिएगा, सब छोड़ दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया, एक ओवरलुक हो गया। उसके बाद जो मेन चैप्टर आता है कि अर्थव्यवस्था का एक पिलर है राजकीय वित्त व्यवस्था। बिहार में जो वित्त की व्यवस्था किस प्रकार होती है, उसका क्या डेटा है और क्या हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। यहाँ लिखा हुआ कि राज्य सरकार का कुल खर्च अर्थात कुल आय 2021-2022 में यह सर्वेक्षण बता रहा 1.93 लाख करोड़ रुपए रहा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि राज्य सरकार का कुल व्यय 2021-2022 में कितना था, तो 1.93 लाख करोड़ रुपया। इतना खर्च राज्य सरकार एक साल में की थी, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया था। इसके अंदर भी अगर हम लोग देखें, खर्च भी दो प्रकार का होता है, एक पूंजीगत खर्च होता है और एक राजस्व खर्च होता है। जिसमें राजस्व खर्च जनरली ज्यादा होता है, तो राजस्व खर्च लगभग 1.59 और पूंजीगत खर्च 0.34 लाख करोड़ रुपए थे। नेक्स्ट है जो खर्च है बिहार सरकार का, उसमें सरकारी व्यय में सामाजिक सेवाएं पर व्यय सर्वाधिक रहा। सामाजिक सेवा जो है उसमें सबसे अधिक बिहार सरकार ने खर्च की थी, लगभग 40% का खर्च सामाजिक सेवाओं पे किया गया। बस इतना ध्यान रखना है हमें। राजस्व, यहाँ पे हम लोग पहले हम लोगों ने देखा था कुल व्यय, ये चार्ट को भी देख सकते हैं, इस चार्ट से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। कुल व्यय हम लोगों ने देखा, जो जीएसडीपी है हमारा, टोटल जीएसडीपी, उसका लगभग 29% कुल खर्च हम लोगों ने किया है। कुल जीएसडीपी का लगभग 29% हम लोगों ने खर्च किया, और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% हम लोगों ने ज्यादा खर्च किया है। एक ये खर्च भी दो प्रकार का होता है, एक राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय का डेटा ये है 159, और पूंजीगत व्यय का 33,903 करोड़ रुपए। ये आप ध्यान में रखिए। फिर हमें कितना पैसा आया है, तो प्राप्ति भी दो प्रकार की होती है, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति जो पैसा आया है वो है लगभग इतना 1,58,000। आप इसे लगभग 1,59,000 याद रख सकते हैं। 1,59,000 करोड़ रुपए ये राजस्व प्राप्ति है, और 40,000 के आसपास ये हमारा पूंजीगत प्राप्ति हो गया। तो दो प्राप्ति और व्यय होता है, राजस्व प्राप्ति और राजस्व खर्च। ठीक है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। उसके बाद जनरली जो हमारा बजट होता है, घाटे का बजट होता है। तो राजस्व घाटा एक हम लोग समझना है, राजकोषीय घाटा समझना है, और प्राथमिक घाटा समझना है। तो राजस्व घाटा जो हुआ है, जब खर्च ज्यादा हो जाएगा तो राजस्व घाटा ज्यादा होगा, तो 422 करोड़ रुपए ये राजस्व घाटा है। और राजकोषीय घाटा में डेटा हमें ध्यान रखना होता है, ये फिगर नहीं पूछता है,
जीएसडीपी का लगभग 4%, 4% से कम रहा। 4% से कम जब राजकोषीय घाटा होता है तो माना जाता है कि उस राज्य का बजट सही दिशा की ओर चल रहा है। और प्राथमिक घाटा 1.7%। ये जितने भी छोटे छोटे वर्ड्स हैं इसे हम लोग अलग तरीके से देखेंगे जब एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर से। अगला है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में बिहार सरकार राजस्व घाटा में 96% की कमी ला सकी। जो राजस्व घाटा है हमारा, ये राजस्व घाटा, इसमें हम लोगों ने 96% की कमी लाई है पिछले वर्ष की अगर तुलना करें तो। बस इतना ही हमें ध्यान में रखना है बस, और इसमें कुछ नहीं देखना है। अब तीसरा चैप्टर हम लोग को देखना है, इसमें कृषि से संबंधित अर्थात प्राथमिक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर में हम लोग देखेंगे कि कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 21% हिस्सा था। एग्रीकल्चर का हिस्सा 21% था बजट में 2021-22 में, ये हम लोगों ने पहले भी देखा। वर्ष 21-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार में कृषि क्षेत्र का वार्षिक वृद्धि दर 9.6% था। स्थिर मूल्य पर 9.6% है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। जैविक पट्टी बिहार में जहां पे गंगा नदी बहती है उसके आसपास के जो भी जिले हैं उन गंगा नदी के जिलों के किनारे किनारे एक जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और वहां पे जैविक खेती की जाएगी। तो 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है। 13 डेटा हमें ध्यान रखना है। अब आप चाहिएगा तो पूरा जिला का नाम ध्यान में रख सकते हैं। जैसे गंगा नदी को अगर आप ध्यान में रखिए तो सबसे पहले गंगा नदी बक्सर में आती है, तो बक्सर में आई गंगा नदी, उसके आगे बढ़ी तो भोजपुर, भोजपुर से आगे बढ़ी तो पटना, ये 3। फिर जैविक कॉरिडोर गंगा के अलावा नालंदा, सारण, वैशाली, ये सभी हमारे पटना जिला के पड़ोसी हैं। समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया, इन 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि बागवानी क्षेत्र से संबंधित कि आर्थिक सर्वे 21-22 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन, समेकित बागवानी विकास मिशन चलाया जा रहा है। तो 23 जिलों में, बस ये ध्यान रखना है 23 जिलों में बागवानी मिशन चलाया जा रहा है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 दिन पहले भी पेपर में आया था। बिहान एप्लीकेशन, बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा मोबाइल ऐप शुरू की गई है। उस मोबाइल ऐप का नाम है बिहान ऐप। आप यदि प्ले स्टोर में बिहान ऐप इंस्टॉल करते हैं तो जो एग्रीकल्चर से संबंधित जितने चीजें हैं आपको डिजिटली प्रोवाइड हो जाएगी। किस जिले में कितनी रोपनी हुई है, किस जिले में किस प्रकार का एग्रीकल्चर किया जा रहा है, इन सभी का डेटा बिहान एप्लीकेशन में उपलब्ध है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला है कि बिहार कृषि विभाग ने 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए, एक चंडी में सब्जियों के लिए और दूसरा देसरी में फलों के, देसरी वैशाली में है। तो एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए सब्जी के क्षेत्र में चंडी गांव में और दूसरा वैशाली के देसरी में फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए। ठीक है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है बिहार में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग करके किन फसलों के संकर बीजों की जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। संकर बीजों की जेनेटिक पहचान किया जाएगा और मक्का और धान पे विशेष ध्यान रखा जाएगा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग मक्का में और धान में अब किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2021 में 2 जिलों में नीवल बुआई क्षेत्र, शुद्ध बुआई क्षेत्र जिसे कहते हैं, नीवल का मतलब होता है प्योर, शुद्ध बुआई क्षेत्र 80% से अधिक था। भोजपुर में सबसे अधिक एग्रीकल्चर हुआ है और बक्सर में। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में सबसे अधिक एग्रीकल्चर कहाँ होता है तो हमें बोलना है पिछले सर्वे के अनुसार
भोजपुर, उसके बाद बक्सर। इन दोनों जिलों में पिछले 20-25 वर्षों में सबसे अधिक एग्रीकल्चर किया जा रहा है। अब पूछे है कि बिहार का फसल संघनता कितना है, तो 1.44 है बिहार का फसल संघनता। इसमें सर्वाधिक शिवहर में है फसल संघनता, सबसे कम फसल संघनता है पूर्णिया में। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें देखना है कि 21-22 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में हुआ। लीची का सबसे अधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में हुआ, ये अंडरस्टूड रहता है। नेक्स्ट है कि बिहार देश के मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। हम लोग मशरूम का सबसे अधिक उत्पादन करते हैं। ये हमें देखना है कि गायों से दूध के उत्पादन में समस्तीपुर अग्रणी है और भैंसों के दूध के उत्पादन में मधुबनी जिला। ये पूछेगा नहीं लेकिन ध्यान में रखना है। रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक खपत होता है हमारे यहाँ यूरिया का, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे अधिक यूरिया का खपत पूर्णिया में होता है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर से अर्थात प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित चीजें हैं। उसके बाद हम लोग इंडस्ट्री में देखेंगे, उद्यम क्षेत्र में। उद्यम में हम लोग देख रहे हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार दो सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग हैं। बिहार में उद्योग से संबंधित सबसे कृषि आधारित दो सबसे बड़े इंडस्ट्री यदि कोई है तो चीनी उद्योग है और डेयरी उद्योग है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है, बिहार में दो सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन है, तो एक चीनी उद्योग और एक डेयरी उद्योग। बिहार में 11 चीनी मिले जिसमें 9 चीनी मिले चालू। बस इतना हमें ध्यान में रखना है। ये हमें देखना है कि बिहार में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता 21-22 में 470,000 लीटर प्रतिदिन थी। इथेनॉल चीनी से गन्ना के रस से प्राप्त किया जाता है और उसका उपयोग पेट्रोल में होता है। सबसे ज्यादा इथेनॉल उत्पादन हरिनगर चीनी मिल में हुआ है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 2020-21 में बिहार का सकल राज्यगत मूल्य वर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 19.4% रहा। 19.4% रहा औद्योगिक क्षेत्र में। तो ये डेटा हमें ध्यान में रखना है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 सूचीबद्ध है। यहाँ पे डेटा बदल देगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा हम लोग से। तो याद रखना है कि वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 में आई है। ठीक है, बिहार में मलबरी, तसर और अंडी 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। मलबरी रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पूर्णिया में मोस्टली होता है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में मलबरी रेशम का उत्पादन होता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। वर्ष 2020 में बिहार में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या देशी प्लस विदेशी लगभग 60 लाख थी और 2021 में 25 लाख हो गई। इतना बड़ा फ्लक्चुएशन इसलिए आया क्योंकि कोरोना आ गया था। अब सर्वे का अध्याय 5 में हम लोग को देखना है श्रम, रोजगार तथा कौशल। इस क्षेत्र में क्या प्रगति बिहार में हुई है। यहाँ लिखा हुआ कि भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात पुरुष और महिला दोनों के लिए स्थिति क्या है, तो सबसे कम। पुरुष और महिला में के बीच जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो सबसे कम रेशियो पूरे भारत में यदि कहीं आती है तो बिहार की आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लीस्ट में हम लोग WPR में। अगला है कि ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात लगभग 70% है। इसे लगभग 70% याद रखना है हमें। कि अगर गांव की बात करेंगे तो गांव में श्रमिक आबादी लगभग 70% है गांव में, और शहर में आबादी है लगभग 65%। तो दोनों में कमोबेश एक ही स्थिति है। बिहार में भर के श्रमिक है। संपूर्ण बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात लगभग 40% है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये मेनली ध्यान में रखना है कि पुरुष और महिलाओं के बीच जब तुलना की जाएगी तो सबसे कम अनुपात पूरे भारत में कहीं है तो बिहार का।
नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार 2021 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक थी जो 58% है। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार में ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात अधिक है। ये एक इम्पोर्टेंट डेटा है कि शहर में बेरोजगारी बिहार में ज्यादा है। बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर लगभग 42% है। श्रम शक्ति सहभागिता दर ओवरऑल 42% है, जिसमें पुरुष सहभागिता 72% और महिला सहभागिता 11%। यही जो महिला सहभागिता बहुत कम है, यही कारण है कि बिहार में पुरुष और महिलाओं के बीच जो श्रमिक अनुपात है वो सबसे कम है। महिलाएं यहाँ कम श्रमिक है। बिहार के सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में बिहार का श्रम शक्ति सहभागिता दर महिला पुरुष दोनों में सबसे कम। ये हम लोग ऊपर भी देख लिए। हाँ, और इसमें कुछ भी जानना नहीं है। भौतिक संरचना की यदि बात किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, कि उसमें वर्ष 21-22 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की है? तो बिहार में। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भौतिक संरचना हमारा बेहतर हुआ है, लॉजिस्टिक्स के मामले में हम लोग बेहतर हुए हैं, परिवहन हो, भंडारण और संचार है, इन तीनों को यदि मिला दिया जाए तो जो भौतिक संरचना है उसमें बिहार पूरे भारत में नंबर 1 पे है। और सर्वाधिक वृद्धि दर यहाँ पे दर्ज की गई है लगभग 20% का। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3167 पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। रोड के मामले में हम लोग 3 नंबर पे हैं। 1 नंबर पे जहां सबसे अधिक रोड केरल में है, 2 नंबर पे पश्चिम बंगाल में, वहीं 3 नंबर पे हम लोग हैं। मार्च 2022 के अंत तक बिहार में एनएच का घनत्व 63.1 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे है, जो पंजाब और हरियाणा के बाद देश में सर्वाधिक है। इस मामले में भी हम लोग काफी बेहतर, हम लोग का एनएच घनत्व काफी अच्छा है। भारत में तीसरे नंबर पे 63 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमारे पास एनएच है। सबसे कम एनएच अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। सबसे अधिक एनएच पंजाब में है, फिर हरियाणा, बिहार, सबसे कम है छत्तीसगढ़। ठीक है, अभी हमारे पास सितंबर का अगर यदि आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 6000 किलोमीटर एनएच हमारे पास उपलब्ध है। लगभग 6000 किलोमीटर बिहार में एनएच है। और एक साल में अभी बिहार में 21-22 में लगभग 500 किलोमीटर एनएच का निर्माण हुआ है। बस, और सर्वाधिक एनएच का निर्माण महाराष्ट्र में हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र के ही एमपी आज बिहार में सड़क मंत्री नितिन गडकरी साहब जो नागपुर से चुनाव जीतते हैं। सबसे अधिक एनएच कहाँ है बिहार में? बट ऑब्वियस है पटना। और सबसे कम शिवहर। उसके पीछे कारण यह कि शिवहर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला है, तो एनएच भी सबसे कम ही होगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि राज्य उच्च पथों को, स्टेट हाईवे को सर्वाधिक क्षेत्र पथ घनत्व केरल का है और बिहार का नंबर 8वां। जहां एनएच में हम लोग 3 नंबर पे हैं, वही एसएच में हम लोग 8 नंबर पे हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना, बिहार राज्य पथ परिवहन के निगम की स्थापना 1959 को हुई थी। हालांकि एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन जीके के लिए जान लीजिए। अब रेल मार्ग यदि हम लोग बात करते हैं तो बिहार में कुल रेल मार्ग की लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर। इसे लगभग में ही ध्यान में रखना है, लगभग 4000 किलोमीटर रेल मार्ग है। ये ध्यान में रखना है कि सारण जिले के छपरा शहर में देश का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ये पूछा जा सकता है। बिहार के पटना में बन रहे जयप्रकाश गंगा पथ, जिसे हम लोग मरीन ड्राइव भी कहते हैं, दीघा से दीदारगंज की लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है। 14-15 अगस्त को आप इसी मरीन ड्राइव से पीएमसीएच से अब आप गायघाट तक जा सकते हैं, और इसमें कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं। ई शासन की यदि बात करें तो ई शासन को बढ़ावा देने के लिए बिहार को
CSI नीलैंड अवार्ड, CSE SIG ई गवर्नेंस अवार्ड और प्रत्यक्ष लाभांतरण में सर्वाधिक लेन देन के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जैसे अन्य पुरस्कार रिसेंटली मिले हैं। भारत के राष्ट्रपति ने बिहार राज्य को महामारी के दौरान उचित नवाचार के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से भी नवाजा। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था कि कोविड में हम लोग को डिजिटल इंडिया पुरस्कार मिला है। ई सरकार विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 105वां था। ठीक है, बिहार में 98.7% ग्राम पंचायत भारत नेट के तहत आच्छादित है। ये इंपॉर्टेंट है कि लगभग 100% ग्रामीण ग्राम पंचायत में अब नेट कनेक्टिविटी पहुंच गया है। बिहार में दूरभाषा घनत्व लगभग 50.6% है और इसका मतलब ये है कि 100 पे लगभग 51 लोगों के पास टेलीफोन और इंटरनेट घनत्व 31% है। इंटरनेट घनत्व हमारे पास 31 है और दूरभाषा घनत्व लगभग 51% है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली के द्वारा एकल आपात नंबर 112 उपलब्ध कराया गया है बिहार में। पिछले बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था। ये इंपॉर्टेंट है, भू समाधान ऐप। ये भू समाधान ऐप क्या है? बिहार के हर पुलिस थाने में भू समाधान ऐप का उपयोग भूमि विवाद से जुड़े मामलों को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। भू समाधान ऐप, हम लोग जानते हैं कि जमीन से संबंधित सबसे अधिक विवादों का निपटारा आज बिहार के हाईकोर्ट में किया जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए भूमि विवाद से निपटने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया है और उस एप्लीकेशन का नाम है भू समाधान ऐप। एग्जाम में पूछ सकता है ये क्या है, तो भू समाधान है भूमि विवाद से निपटने के लिए एक एप्लीकेशन। नेक्स्ट है बिहार वन पोर्टल। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा बिहार वन पोर्टल बनाया गया। सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा बिहार वन पोर्टल बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आशा कार्यकर्ताओं के लिए अश्विन मोबाइल ऐप बनाया गया। आशा कार्यकर्ताओं के लिए अश्विन मोबाइल ऐप बनाया गया। दृष्टि नामक ऐप, एक एप्लीकेशन है दृष्टि नामक ऐप, जल संसाधन विभाग के द्वारा बनाया गया। इसके मंत्री संजय कुमार झा है। जल संसाधन विभाग ने दृष्टि नामक ऐप बनाया है। एक एप्लीकेशन बना है बिहार वन मित्र मोबाइल ऐप। इसके जरिए 2022 में लगभग 1,75,00,000 पौधा रोपण कर जल जीवन हरियाली अभियान के सहयोग किया जा रहा है। तो बिहार वन मित्र मोबाइल ऐप पौधों के लिए किया गया है। ये इंपॉर्टेंट, पटना में IT टावर बना, बिहटा में भी IT पार्क बना जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के निकट IT सिटी 1 और 2 का निर्माण किया जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण हमें बताता है कि ऊर्जा क्षेत्र में 2021-2022 में 329 किलोवाट हमारी बिजली की प्रति व्यक्ति खपत हो गई। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमसे पूछा जाएगा कि बिजली की प्रति व्यक्ति खपत एक वर्ष में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2021 के अनुसार कितनी है। तो प्रत्येक बिहारी एक वर्ष में 329 किलोवाट ऊर्जा खपत कर रहा है। तो ये 329 का जो डेटा है हमें याद रखना है। एक वर्ष में लगभग 300 से ज्यादा बिजली किलोवाट के रूप में हम लोग खर्च कर रहे हैं। अगला लिखा कि वित्त वर्ष 21-22 में राज्य में बिजली की कुल खपत बढ़कर 3.28 हजार करोड़ यूनिट हो गई। वित्त वर्ष 21-22 में राज्य में हमारे बिहार में बिजली की कुल खपत बढ़कर 3.28 हजार करोड़ यूनिट हो गई। ये हमें ध्यान में रखना, हालांकि ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में हम देखेंगे, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, लेकिन बुक से आप देख लीजिएगा। वर्ष 21-22 में बिजली की सबसे ज्यादा खपत वाले 3 जिले
तो जहां सबसे अधिक पॉपुलेशन होगा तो पटना, ये हमें ध्यान में रखना, सबसे अधिक बिजली का खपत यही होता है, बस एक ही हमें ध्यान में रखना। और सबसे कम खपत शिवहर, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। फिर अगला दिख रहा है कि 2022 2021 से 2021 2022 के बीच एक वर्ष में ऊर्जा की खपत में सर्वोच्च वृद्धि, सबसे अधिक ऊर्जा खपत किस जिले में हुआ है? तो सर्वोच्च वृद्धि दर्ज किया गया है पिछले वर्ष की तुलना में लखीसराय में, ठीक है। अगला है कि 21-22 में बिजली, बिहार में बिजली की चरम मांग, मांग कितना था, पूर्ति कितना हुआ? तो मांग हमारा लगभग 6475 मेगावाट रहता है, ये हमारा अनुमानित मांग है। आपको ध्यान में रखना है मेन पर्सपेक्टिव से, लगभग 6500 मेगावाट बिजली की खपत बिहार में होती है, ऐसा ये अनुमानित है। और इतना डिमांड बिहार करता है, लगभग 6500 मेगावाट। और हम लोगों ने अनुमान लगाया कि इतना हमें चाहिए। आपूर्ति हुई थी 6627, जितना हमारा मांग था, अनुमानित मांग, उससे ज्यादा आपूर्ति हुआ, 6627 मेगावाट चरम मांग की पूर्ति हुई। ये डेटा हमें ध्यान रखना, 6627, लगभग 6600 पूर्ति हुई, और अनुमानित मांग था लगभग 6500, 100 मेगावाट ज्यादा पूर्ति हुआ। अगला लिख रहा है कि बिहार राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता 21-22 में कितनी मेगावाट हो गई? 21-22 में अगर हम लोग देखें तो हम लोग 7785 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, जो 21% की वृद्धि दर्ज की गई। 20-21 में अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 6400 है, लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए या 21-22 का अगर डेटा देखा जाए तो लगभग 7800, इस तरह से ध्यान में रखिएगा, लगभग 7800 मेगावाट बिजली का उत्पादन बिहार कर रहा है। 2022 मार्च का यदि हम लोग डेटा देखें, एक साल पहले का, तो सबसे अधिक जो बिजली का उत्पादन होता है वो कोयला आधारित होता है पूरे वर्ल्ड में। कोयला आधारित हुआ, जिसे हम लोग ताप विद्युत कहते हैं। तो लगभग 5363 मेगावाट सबसे अधिक कोयला से हम लोग बिजली पैदा करते हैं। जल से 808 और नवीकरणीय ऊर्जा 1614। इस प्रकार बन गया कुल कुल उत्पादन 7750। तो हमें याद रखना है लगभग 7800 मेगावाट बिजली का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, और उस 7800 में लगभग 5400 मेगावाट बिजली का उत्पादन कोयला के द्वारा हो रहा। अब हमें ये ध्यान रखना है कि बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू है। जल विद्युत परियोजनाएं हैं, लेकिन वो लघु लघु जल विद्युत परियोजना बिहार में 13 है। ऊपर का भी डेटा पढ़ सकते हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 21 मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच एक साल में कोयला आधारित ताप विद्युत की वृद्धि दर 9% रही है, और नवीकरणीय स्रोत की वृद्धि दर 130%। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हम लोग देखे हैं, 100% से ज्यादा, 130%। 13 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, लघु जल विद्युत परियोजनाएं। एक नोडल एजेंसी का नाम हमें ध्यान रखना है, ब्रेडा। एक है ब्राडा और एक है ब्रेडा, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, अभिकरण मतलब अथॉरिटी। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण का शॉर्ट नेम है ब्रेडा। ब्रेडा क्या करता है कि बिहार में सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण है, और साथ में जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा है उसका देखरेख ब्रेडा ही करता है। वर्ष 2024-25 तक बिहार में बिजली की उत्पादन क्षमता लगभग 13,500 मेगावाट हो जाने वाला है। यह अनुमानित है कि लगभग 13,500 मेगावाट बिजली हम लोग पैदा कर सकते हैं। तो 13,500 बिजली हम लोग पैदा कर सकते हैं, और हम लोग पैदा कर रहे हैं लगभग 7800। ठीक है, तो 7800 पैदा करते हैं और 13,500 हम लोग पैदा कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं ग्रामीण विकास में।
22-23 में बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का लोग अवलोकन करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं में सबसे छोटे लेवल पे ग्राम पंचायत होता है, उसके ऊपर पंचायत समिति होता है, उसके ऊपर जिला परिषद होता है। ठीक है, गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक के लेवल पे पंचायत समिति और जिला पे जिला परिषद होता है। तो पंचायती राज व्यवस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था यही है, एक शासन होता है ग्राम पंचायत के लेवल पे, एक होता है पंचायत समिति के लेवल पे जो ब्लॉक में काम करती है, और एक जिला परिषद होती है। तो बिहार में लगभग 8,000 के आसपास गांव है, तो लगभग 8,058, या आप इसे 8,000 भी याद रख सकते हैं, 8,000 ग्राम पंचायत है। देखिए कि 534 ब्लॉक है, ठीक है, बिहार में। तो लगभग 533 पंचायत समिति है, और बिहार में 38 जिला है, तो 38 जिला परिषद। ठीक है, जीविका के बारे में देखेंगे। जीविका का काम ग्रामीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीविका के नाम से मशहूर बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति, ये जीविका का फुल फॉर्म है, बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति। ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में निबंधित संस्था है। ये एक संस्था है जो ग्रामीण विकास विभाग के अधीन काम करता है, और इसी जीविका का नाम बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति है। एक समिति है जो गांव के लेवल पे काम करती है और आजीविका में प्रोत्साहन देती है। यह संस्था बिहार के ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका निभा रही है। 2007 में ये संस्था बनी थी। आप देखिए कि 2022 तक जीविका के तहत लगभग 10 लाख, लगभग में याद रखिए, लगभग 10 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हुए। जीविका ने स्वयं सहायता समूह 10 लाख गठित कर दिया है। अब आपसे यदि पूछा जाए कि जे वायर्स का मतलब क्या होता है, जे वायर्स के, तो जीविका विमन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक सौर ऊर्जा कंपनी का प्रवर्तन किया है, जिसे आमतौर पे जे वायर्स के नाम से जाना जाता है। जब हमसे ये प्रश्न किया जाए कि जे वायर्स के क्या है, तो ये जीविका से संबंधित है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है। इतना हमें ध्यान रखें, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका संबंध जीविका से है, और इसका फुल फॉर्म है जे वायर्स के। नेक्स्ट है हरित जीविका हरित बिहार अभियान के तहत जीविका पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके समुदायों के सदस्यों को जागरूक करते। नेक्स्ट हमें देखना है इसी में, अगला है मानव विकास। इससे भी संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता लाइफ एक्सेप्टेंसी 2016 से 2020 में कितनी वर्ष की हो गई। तो जीवन प्रत्याशा हमारे बिहार में 69.5 वर्ष है ओवरऑल। ठीक है, तो 69.5 वर्ष तक लोग बिहार में जी रहे हैं ऑन एन एवरेज, जिसमें पुरुष है 69.7 और महिला है 69.2। तो लगभग 69 पुरुष, 69 महिला और 69 हमारी जीवन प्रत्याशा है, जिसे खराब नहीं माना जाएगा। तो हमें ये डेटा, ये इस लाइन का पूरा डेटा हमें याद रखना है कि 69.5 बिहार की जीवन प्रत्याशा है, जिसमें 69.7 पुरुष की और 69.2 महिलाओं की है। वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता बिहार के 70 वर्ष से 0.5 कम। पूरे भारत में जहां 70 वर्ष है वही 69.5 बिहार। अब इस डेटा को हम लोग देखेंगे, 22-23 के महत्वपूर्ण डेटा है। शिशु मृत्यु दर, तो 1000 जीवित प्रसव में, जीवित लिखा हुआ जीवित होगा, 1000 जीवित प्रसव में 27 मृत्यु। अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो 27 बच्चे मर जाते हैं।
ये शिशु मृत्यु दर है बिहार की। तो 1000 में 27 शिशु मृत्यु दर है बिहार में, ठीक है। बाल मृत्यु दर 6.9, ये डेटा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 1000 पे 27 शिशु मृत्यु दर है बिहार में। ये डेटा हमें देखना है कि 5 वर्ष पूर्व मृत्यु दर है 30, 1000 में 1000 जीवित में 30। और बस यही दो डेटा हमें ध्यान रखना है, 1000 पे 27 शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष पूर्व मृत्यु दर 30 है, और हमें नहीं जानना है कुछ। वर्ष 21-22 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर नामांकन 4.1% वार्षिक दर से बढ़कर 214 लाख हो गई। ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। एक हमें देखना है कि बिहार कोविड टीकाकरण अभियान के लिए अभियान गीत चला था, कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। कोरोना के टीका से संबंधित ये थी। अब है सेकंड लास्ट, बाल विकास। बाल विकास के क्षेत्र में हम लोग को देख लेना, बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया 2013-2014 में शुरू, 2013-2014 में, ठीक है। 0 से 18 वर्ष की उम्र वाले लगभग 5 करोड़ बच्चे बिहार में हैं, लगभग 5 करोड़ बच्चे बिहार में हैं, जिसमें 2.35 करोड़ लड़कियां हैं 0 से 18। तो 5 करोड़ में लगभग आधा आधा बच्चे लड़के हैं और लड़कियां हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि समेकित बाल विकास सेवा ICDS बिहार के कितने जिलों में चल रही है, तो आपको बताना है 38 के 38 जिलों में चल रही है। एक है पोषण ट्रैकर मोबाइल आधारित ऐप, इसके तहत दी जाने वाली सेवा में सुधार और कार्यक्रम के तहत अनुश्रवण के लिए सभी 38 जिलों में पोषण ट्रैकर का उपयोग किया जा रहा है। तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का उपयोग करके बच्चों के स्वास्थ्य में क्या सुधार हो रहे हैं वो देखा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल कितनी राशि 3 किस्तों में दी जाती है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपया गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है 3 किस्तों में, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसके अलावा सरकारी या निबंधित निजी संस्थाओं में प्रसव होने पर लाभार्थी को 1,000 रुपया प्राप्त होता है। तो इस प्रकार 6,000 रुपया गर्भवती महिलाओं को दे दिया जाता है। अगर बच्चा सरकारी या निबंधित निजी संस्थान में होगा तो 1,000 रुपया और मिलेगा, और साथ में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए दिए जाते हैं 3 किस्तों। अब अंतिम है पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 क्या कहता है कि वर्ष 2021 में बिहार में औसत वर्षा 14 मिलीमीटर हुई। 2021 में जो बिहार में बारिश हुई है वो 1,414 मिलीमीटर हुई। इतनी बारिश लगभग 1400 से 1500 मिलीमीटर बारिश बिहार में होती है, और 2021 में 1414 मिलीमीटर बारिश हुई है। जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना पटना चिड़ियाघर में की गई है, ये देख लेंगे हम लोग। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है। बिहार में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। एक उत्तर पश्चिम क्षेत्र, मैप में आप देख लीजिएगा, एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र और एक दक्षिणी क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र बनाए गए हैं एग्रीकल्चर से संबंधित। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 21-22 में सर्वाधिक वर्षा, 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा पश्चिम चंपारण में हुआ है, और उसके बाद किशनगंज। अमूमन ऑन एन एवरेज सबसे अधिक बारिश किशनगंज में ही होती है, और 2020 में सबसे कम बारिश अरवल में हुई। ऐसा क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं। बेगूसराय जिले में कांवड़ ताल नमभूमि को 38वां रामसर साइट घोषित किया गया है। बिहार के राजगीर जू सफारी, जहां 5 जंगली पशु प्रजातियों शाकाहारी भालू, तेंदुआ, बाघ और सिंह को रखा गया। ये हमसे पूछ सकता है कि राजगीर के जू सफारी में कैसे कैसे जीव जंतु, तो शेर है, बाघ है,
तेंदुआ है 3, भालू 4। यहाँ पे एक जीव का नाम छूट गया है। महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन जमुई में किया गया। 21-22 तक बिहार में 13 वन्य जीव अभ्यारण्य थे। इसमें सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। जब वन्य जीव अभ्यारण्य की बात आएगी तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व आप जानते होंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लगभग 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पश्चिम चंपारण में, और 1989 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। ये डेटा भी हम लोग देख लेते हैं। मखाना, लीची और मशरूम, इस 3 उत्पादन में हम लोग प्रथम स्थान पे। मखाना जो प्रोटीनस फ्रूट है, लीची और मशरूम, मशरूम भी प्रोटीनस फ्रूट है और लीची में विटामिन काफी बड़े मात्रा में होता है। तो मखाना, लीची और मशरूम के उत्पादन में बिहार नंबर 1 पे है। सब्जी में अगर देखा जाए तो कद्दू, जिसे हम लौकी भी कहते हैं, और भिंडी, लेडीज फिंगर, इसके मामले में हम लोग भिंडी और लौकी के मामले में नंबर 1 पे है। जूट एवं मेस्ता, जूट जिससे हम लोग बोरा बनाते हैं, जूट एवं मेस्ता के मामले में हम लोग नंबर 2 पे हैं। मक्का अर्थात मकई, मकई के मामले में नंबर 1 में पश्चिम चंपारण है और नंबर 3 पे हम लोग हैं मक्का के मामले में। अब मक्का भी सबसे अधिक पश्चिम चंपारण में होता है। धान गेहूं का हम लोग देख लेते हैं। धान और गेहूं के मामले में हम लोग 6 नंबर पे हैं। धान और गेहूं के मामले में 6 नंबर पे हैं। ये मत्स्य लिखा हुआ गलत लिख दिया है। मत्स्य के मामले में जहां आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल है, नंबर 4 पे बिहार है। इतना ही हमें जानना है। तो यहाँ पे हमारा आर्थिक सर्वेक्षण खत्म होता है। ये सभी चीजें हमसे नहीं पूछी जाएंगी, इन चीजों को आप छोड़ दीजिए। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के जिलावार आंकड़े। अगर हम लोग चावल का देखते हैं तो सबसे अधिक उत्पादन रोहतास में होता है। ठीक है, चावल का सबसे अधिक उत्पादन रोहतास में होता है, सासाराम में होता है। सबसे बड़े पैमाने पे उत्पादन रोहतास में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप गया से आगे पढ़ेंगे तो आपको केवल केवल धान की खेती होते हुए दिखाई देगी। एक होता है देखिए उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन, और एक होता है प्रोडक्टिविटी। ये 2 वर्ड में काफी डिफरेंस है, जमीन और आसमान का अंतर। उत्पादकता मतलब होता है कि एक हेक्टेयर में कितना अनाज हो रहा है। कहीं पे हो सकता है कि 500 किलो अनाज हो, और कहीं पे 1 हेक्टेयर में 50 किलो अनाज हुआ। तो हेक्टेयर वाइज यदि देखेंगे तो वो उत्पादकता होगा, और टोटलिटी में देखेंगे तो वो उत्पादन होगा। तो चावल का जब उत्पादन की बात आएगी तो रोहतास नंबर 1 पे है, लेकिन जब प्रोडक्टिविटी में हेक्टेयर के मामले में बात आएगा तो पश्चिम चंपारण पर हेक्टेयर के मामले में सबसे अधिक चावल की खेती जो होती है, सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो पश्चिम चंपारण में होता है जब प्रोडक्टिविटी की बात आए। और प्रोडक्शन की बात आएगी तो रोहतास होगा। तो चावल और गेहूं में, इन दोनों में उत्पादन में रोहतास नंबर 1 पे है। गेहूं के प्रोडक्टिविटी में बेगूसराय है। मकई में कटिहार है क्योंकि पश्चिम चंपारण पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। उत्पादन में प्रोडक्टिविटी में अररिया है, तो इसका पड़ोसी जिला ही, ज्यादा दूर नहीं है अररिया। दलहन के मामले में पटना है, क्योंकि हमारे पटना में जो मोकामा टाल का क्षेत्र जो पूरा एक तालाब एरिया है, वहां पे दलहन की बहुत बड़े पैमाने पे खेती होती है। और प्रोडक्टिविटी में पटना का पड़ोसी जिला जहानाबाद, ये प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, बिहार में सड़क नेटवर्क अब हम लोग देखेंगे। अगर एनएच की बात की जाए तो लगभग आप इसे समझिएगा 6000, लगभग 6000 किलोमीटर एनएच है हमारे पास। सबसे अधिक एनएच पटना में है, सबसे कम एनएच शिवहर में। एसएच की बात की जाए स्टेट हाईवे की, तो कुल स्टेट हाईवे हमारे पास लगभग 3600 किलोमीटर है। पटना में सबसे अधिक है, शिवहर में सबसे कम है। तो यहाँ पे हमारा ये
आर्थिक सर्वेक्षण खत्म होता है, अगला टॉपिक है पॉपुलेशन। अब सर्वेक्षण के साथ ही हम जनगणना 2011 और बिहार एवं भारत के बीच जो तुलनात्मक स्थिति है पॉपुलेशन का, वो हम लोग देखते हैं। जहां बिहार में 2011 के अनुसार 10 करोड़ 41 लाख पॉपुलेशन हो गए हैं। हालांकि वर्तमान में देखा जाए 13 करोड़ पॉपुलेशन बिहार का हो गया, लेकिन 2011 के अनुसार 10 करोड़ 41 लाख पॉपुलेशन है बिहार का। और 2011 के अनुसार भारत में 1 अरब 21 करोड़ पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के मामले में बिहार नंबर 2 पे है। कहीं कहीं आंकड़े में आ रहा है कि बिहार भारत अब नंबर 1 पर आ गया है। कुल जनसंख्या पुरुषों का प्रतिशत, कुल जनसंख्या में जहां बिहार में पुरुषों का प्रतिशत लगभग 52% है, 52% याद रखिएगा। वहीं भारत की भी स्थिति पुरुषों में लगभग 52%। यहाँ पे हम लोग इक्वल है, 52% बिहार में और 52% भारत में। कुल जनसंख्या में महिलाओं की स्थिति यहाँ भी 48% है। एग्जैक्ट हम लोग को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और महिलाओं की भारत में 48% है। ग्रामीण जनसंख्या की जहां बात की है तो बिहार में 9 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या है और लगभग 83 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या पूरे भारत में। प्रतिशत में देखें तो 88.7% ग्रामीण जनसंख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में पूछा है कि बिहार में ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है और लगभग 69% ग्रामीण जनसंख्या, रूरल पॉपुलेशन पूरे भारत में 69% है। तो इस हिसाब से लगभग 19% गांव की आबादी बिहार में ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। शहरी जनसंख्या लगभग 1 करोड़, यहाँ शहरी जनसंख्या लगभग 38 करोड़। प्रतिशत में ज्यादातर चीजें पूछी जाती है तो बिहार में प्रतिशत में 11.3% और यहाँ पे भारत में 31.2%। तो ये दोनों डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डेटा हमें ध्यान में रखना है। ग्रामीण जनसंख्या जहां बिहार की 88.7 है, तो उसमें से जो रेस्ट बच गया 11.3 वो शहरी जनसंख्या हो गई बिहार की। ग्रामीण जनसंख्या जहां 68.8% इंडिया में है, जो रेस्ट ऑफ दी जो आया 31.2% वो शहरी जनसंख्या है। दशकीय वृद्धि दर हमेशा पूछता है कि 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। 2001 में पॉपुलेशन जितना था और जब 2011 में काउंटिंग हुआ तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। तो लगभग अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि 100 लोग थे भारत में या बिहार में, तो यहाँ पे 125 लोग थे, तो लगभग 25% की वृद्धि हो गई। तो 25.42% की वृद्धि बिहार में हुई है, दशकीय वृद्धि, और भारत में 17.7% दशकीय वृद्धि पूरे भारत में हुई। लिंगानुपात की अगर हम लोग बात करें, सेक्स रेशियो की, जहां 918 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे, यहाँ ये हो गया बॉयज, ये हो गया गर्ल्स। इसी तरह से जेंडर रेशियो निकाला जाता है 1000 में कितनी लड़की है। तो बिहार में जहां 918 है वही भारत में 943 है। यहाँ पे भारत की स्थिति बिहार के तुलनात्मक रूप से ज्यादा बेहतर है। बाल लिंगानुपात हमारे यहाँ बेहतर है, 533 बच्चे, जैसे कि 935 बालिकाएं हैं और बालक 1000 बालक में। तो 1000 बालक में 935 बालिकाएं हैं बिहार में। इंडिया की बात की जाए तो 919। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 डेटा। बिहार का लिंगानुपात 918 है ओवरऑल और भारत का 943। बाल लिंगानुपात 935 है और भारत का है 919। जनघनत्व की अगर बात की जाए तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में जहां बिहार में 1106 व्यक्ति रहते हैं और स्टेट वाइज हम लोग नंबर 1 पे है, पहले नंबर 2 पे थे। ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो 382 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो सबसे अधिक लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में बिहार में रहते हैं और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं एज कंपेयर टू स्टेट वाइज। ठीक है,
शहरीकरण बहुत कम है बिहार में, 11.3% शहरीकरण है। और भारत की बात की जाए तो 31.2%। अगर शहरीकरण की बात करें तो सबसे कम शहरीकरण हिमाचल प्रदेश का है, सबसे ज्यादा शहरीकरण गोवा राज्य का। शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर आप छोड़ सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि 15 से 59 आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत, 15 से 59 आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत, लगभग 54% लोग 15 वर्ष से लेकर 59 ईयर्स तक के बीच जो कार्यशील जनसंख्या है वो बिहार में है, लगभग 54%। और लगभग 61% ओवरऑल भारत में। 60 वर्ष से अधिक, जिसे हम कह सकते हैं रिटायर एज वाले, 6% है बिहार में, 8% है इंडिया में। साक्षरता दर इंपॉर्टेंट है, आपको देखने में भी आसान लगा लेकिन एग्जाम में कुछ या गलत हो जाएगा। 61.8% साक्षरता दर है बिहार का 2011 के अनुसार, और 74.04% है भारत का। ठीक है। बिहार की पुरुष साक्षरता 71.2, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की है 82.14%। महिला साक्षरता 51.5 है और ओवरऑल 65%। साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई है 10 वर्षों में 17.9%, ये साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। भारत में 10.9% साक्षरता दर में वृद्धि हुई। ग्रामीण साक्षरता दर लगभग 60% है बिहार में, और शहरी साक्षरता दर 77% है। भारत की बात करें तो 68% शहरी ग्रामीण साक्षरता है, शहरी साक्षरता 84% है। ये सभी डेटा इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो एससी की बात की जाए, जिसमें पासवान धोबी वगैरह आते हैं, तो अनुसूचित जाति की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में लगभग 16%, इसे मान के चलना है 16% अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं बिहार में। भारत में 16% है, लगभग 16.5%। एसटी जो है बिहार में काफी कम है, 1.3%। सबसे अधिक एसटी पश्चिम चंपारण में, जमुई में। और ओवरऑल यदि देखा जाए तो इंडिया में 8.6% एसटी आबादी। ये पॉपुलेशन का है। आगे का भी पॉपुलेशन का डेटा हम लोग देख लेते हैं। इसमें सिर्फ एक एक जिलों को देखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या पटना का है, ये हम सब लोग जानते हैं, लगभग 60 लाख पॉपुलेशन है पटना का। दूसरे नंबर पे यदि आप देखना चाहिएगा तो पूर्वी चंपारण है 2 नंबर पे पॉपुलेशन में। 3 नंबर पे है मुजफ्फरपुर। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का है। उस बस आप एक ही अगर आप जानते हैं तो काफी है, ज्यादा जाने का कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर जो 10 साल में हुआ है, मधेपुरा में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर अरवल में। सबसे बेहतर लिंगानुपात गोपालगंज, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे कम लिंगानुपात है मुंगेर में। बाल लिंगानुपात सबसे बेहतर है किशनगंज में, जहां सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है, किशनगंज। सबसे कम बाल लिंगानुपात वैशाली में, सबसे कम बाल लिंगानुपात। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पटना न होकर शिवहर है नंबर 1 पे। जनसंख्या घनत्व में नंबर 1 पे शिवहर है, नंबर 2 पे है पटना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक शहरीकरण पटना का ही होगा 43%। पटना का मुंगेर जान लीजिए, मुंगेर का भागलपुर। सबसे कम शहरीकरण वाला 3 जिला प्रतिशत में समस्तीपुर और बांका। बस इतना ही हमें ध्यान में रखना है। सब सर्वाधिक साक्षरता रोहतास, फिर पटना, फिर भोजपुर। सबसे कम साक्षरता पूर्णिया। पुरुष साक्षरता में सबसे बेहतर कौन है तो रोहतास, बस यही जानेंगे। सबसे कम पुरुष साक्षरता पूर्णिया। महिला का अगर पूछेगा तो रोहतास होगा। सर्वाधिक के मामले में सबसे कम में पूछेगा तो सहरसा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ग्रामीण साक्षरता सबसे बेहतर कहाँ तो फिर रोहतास।
सबसे कम ग्रामीण साक्षरता कहाँ? तो पूर्णिया। सर्वाधिक शहरी साक्षरता की यदि बात की जाएगी तो कैमूर नंबर 1 पे आएगा। ये सब क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले। सबसे कम शहरी साक्षरता शिवहर का है। ये सब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद SC ST का है तो ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए जान लीजिए। सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC% वाले 3 जिले, तो सबसे अधिक शेड्यूल कास्ट वाला जो जिला है प्रतिशत में वो गया है। यही कारण है कि यहाँ ये एक आरक्षित सीट है जहाँ पे MP हमेशा SC वालों का ही होता है। तो गया में सबसे ज्यादा SC आबादी है प्रतिशत में। सबसे कम SC आबादी किशनगंज में है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 70% मुस्लिम रहते हैं और मुस्लिमों में SC ST नहीं होता। सबसे अधिक ST पश्चिम चंपारण में, सबसे कम ST खगड़िया में। तो ये हमारा पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।